बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बिज़नेस को जब मल्टीनेशनल बिज़नेस कंडक्ट करती है तो वो क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज़ के हवाले से और उसके बेसिक कंसेप्ट के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी को हम डिफाइन करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में। ठीक है, कोई भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन है कि हम स्ट्रेटजी रेफर टू द एक्शन दैट मैनेजर टेक टू अटेन द गोल ऑफ द फर्म। यानी कि उस एक्शन को कहा जाता है जहाँ पे या वो डिसीजन मेकिंग जब जो मैनेजर अपने फर्म गोल को अचीव करने के लिए अडॉप्ट करती है। ठीक है ना, सही है। फर्म नीड टू परस्यू स्ट्रेटजी दैट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट गोल्स। फर्म स्ट्रेटजीज को क्यों परस्यू करती है? इसलिए परस्यू करती है ताकि वो फर्म के गोल को अचीव कर सके। और फर्म का गोल क्या होता है? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फर्म प्रॉफिट ग्रोथ करना। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी इज द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मेक ऑन इट्स इन्वेस्टेड कैपिटल। यानी कि जो सरमाया वो फर्म लगाती है उस सरमाया पर वो क्या रिटर्न हासिल कर, रेट ऑफ रिटर्न की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करता है। प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट ओवर टाइम। यानी कि वक्त के साथ साथ जो प्रॉफिट इसका स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है जिस परसेंट के साथ होते हैं वो प्रॉफिट ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं बेसिकली गोल ऑफ द फर्म होती है। उस गोल ऑफ द फर्म के लिए क्या करता है मैनेजर? एक्शन लेता है या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं। उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटजी कहा जाता है। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ फर्म अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है? ऐड वैल्यू, अपनी फर्म की वैल्यू को ऐड कर सकता है। लोअर कॉस्ट को कम कर सकता है। यानी कि जितना कॉस्ट कम होगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज होगा। सेल मोर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि जिस मार्केट में वो कम्पीट कर रहा है उसमें अपनी सेल पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा करे, सेल परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करें इंटरनेशनली। ठीक है, आपका बिज़नेस जो होता है जितना ग्लोबली एक्सपेंड होगा उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इससे आप बिज़नेस जो होती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपकी क्या है ग्राफिकली आपको शो किया गया है। इसी से एंटरप्राइज अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, गोल को अचीव कर सकती है विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एड वैल्यू एंड राइज प्राइस। ठीक है, अपनी वैल्यू ऐड करना। ठीक है, कस्टमर अट्रैक्ट करना। ठीक है, कस्टमर मोर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ साथ अपनी प्राइस लेवल इंक्रीज करना। देन यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ होता है सेल मोर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट एंड एंटर न्यू मार्केट। साथ साथ अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना इंटरनेशनली। देन प्रॉफिट ग्रोथ कैन बी पॉसिबल। समझ आ रही ना? हाउ इज़ वैल्यू क्रिएटेड? वैल्यू किस तरह क्रिएट की जाती है? एड वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एड वैल्यू की बात की गई है। हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड? Firm value creation is the difference between V. We represent the symbol. The price that the firm can change for that product given competitive pressure. यानी कि समझ आ रही ना कि जो अब अपनी इस प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कि जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है जिसकी बेस पे वो कम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड सी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसिंग करने के लिए जो कॉस्ट आता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होता है ये आपकी वैल्यू क्रिएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय, प्रॉफिट किस तरह इंक्रीज की जा सकता है? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ठीक है, कि आप अपनी स्ट्रेटजी डिफरेंशिएट रखते हो, ठीक है ना, सही है, तो आप अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी से बोला एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर आर विलिंग टू पे मोर फॉर इट। ठीक है ना, अपनी प्रोडक्ट की ऐसे फीचर्स इंक्रीज करना, ऐसे फीचर डेवलप करना कि कस्टमर क्या हो, विलिंग टू पे मोर फॉर इट, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पे कर सके, प्राइस हो कुछ भी हो। ठीक है, ताकि वो कस्टमर उसको पे कर सके। हाइयर द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द फर्म प्रोडक्ट, अगर आपकी कस्टमर वैल्यू जो होता है आपकी फर्म प्रोडक्ट के लिए आपकी कस्टमर्स प्लेस या कस्टमर वैल्यू कस्टमर जो होता है वो हाइयर होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे, द हाइयर द प्राइस द फर्म कैन चार्ज फॉर दोज प्रोडक्ट। तो आप उस प्रोडक्ट के लिए फर्म क्या कर सकता है? तो हाइयर प्राइस चार्ज कर सकता है।
ठीक है ना। और सेकंड स्ट्रेटजी क्या है, यूजिंग लो स्ट्रेटजी, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। साथ साथ जो होती है, अगर आपकी कॉस्ट स्ट्रेटजी यानी कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो, तब आपकी क्या कर सकती है, आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकती है। समझ आ रही है। ये दोनों पोजीशन जो हैं, ये दोनों स्ट्रेटजी आपकी प्रॉफिट को डेवलप करती है। यानी कि आपकी सेल जितना ज़्यादा होगा, सेल पोजीशन, सेल परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट जो होती है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, या तो उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिट लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। एंड सेकंड स्ट्रेटजी आपकी कॉस्ट है, आपके कॉस्ट जितना कम होगा, आपकी प्रॉफिट पोजीशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये दोनों आपकी वैल्यू क्रिएट करता है, आपकी बिजनेस की, आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया कि वैल्यू क्रिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन V, the price that the firm can charge for product given competitive pressure, and the C, cost of producing that product. ठीक है ना। हाउ इज वैल्यू क्रिएटेड, यहाँ पर वैल्यू क्रिएटेड पोजीशन डिफाइन की गई है। ठीक है, वी रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू एन एवरेज कंज्यूमर, एवरेज कंज्यूमर के लिए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वी रिप्रेजेंट करता है पी, प्राइस पर यूनिट, सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, वी माइनस पी, कंज्यूमर सरप्लस पर यूनिट, P माइनस सी, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, एंड V माइनस सी, वैल्यू क्रिएटेड पर यूनिट। ठीक है, ये तमाम आपकी वैल्यू क्रिएशन है जिससे आप अपनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है वाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए फर्म जो होती है स्ट्रेटजी डेवलप करती है। माइकल पोर्टर और that firm need to choose either differentiation or low cost strategy and then configure internal operation to support the choice। ठीक है, माइकल पोर्टर क्या कहते हैं कि अगर वो कोई बिजनेस होती है या फर्म जो होती है कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी या लो कॉस्ट, एंड देन इंटरनल ऑपरेशन को वो कॉन्फ़िगर करती है टू सपोर्ट द चॉइस, उस यानी कि जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है उसके लिए इंटरनल ऑपरेशन को क्या करें, कॉन्फ़िगर करें। टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल फर्म, अब अपनी बिजनेस को लॉन्ग रन का रिटर्न जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के लिए, ठीक है ना, सही है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म क्या करती है, पिक अवेलेबल पोजीशन ऑन एफिशिएंट ऑन द एफिशिएंसी फ्रंटियर। ठीक है ना, अपनी पोजीशन को होल्ड करना, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, सही है, अपनी इनसाइड ऑपरेशन को कंट्रोल करना जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। एक कन्फिगर इंटरनल ऑपरेशन टू सपोर्ट दैट पोजीशन, ये जो भी पोजीशन वो अडॉप्ट करता है, जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, ठीक है, उसके लिए इंटरनल ऑपरेशन को कन्फिगर करना ताकि वो उस पोजीशन को मेंटेन कर सके, सपोर्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, सही है, एंड हैव द राइट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन प्लेस टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी, और आपके पास क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर राइट होना चाहिए ताकि उस स्ट्रेटजी को क्या कर सके, एडॉप्ट के साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर सके अकॉर्डिंग टू द गोल एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान जो होता है उसको क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो ये तीनों फॉर्म जो होती हैं आपकी क्या करती है, आपकी लॉन्ग रन रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल को के लॉन्ग रिटर्न को या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी पोजीशन इंपॉर्टेंस को यहाँ पर ग्राफिकली शो किया गया है। ठीक है ना, सही है, हायर कॉस्ट एंड लो कॉस्ट में। अच्छा, हाउ आर फर्म ऑपरेशन कॉन्फ़िगर, अगर हम इंटरनल ऑपरेशन की बात करते हैं कि फर्म को इंटरनल ऑपरेशन कॉन्फ़िगर की ज़रूरत है टू सपोर्ट द चॉइस या टू सपोर्ट द स्ट्रेटजी या टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। ठीक है, तो किस तरह वो अपनी फर्म कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इंपॉर्टेंट थी। फर्म ऑपरेशन कैन बी थॉट ऑफ द वैल्यू चेन, फर्म ऑपरेशन में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, कैन बी थॉट ऑफ द वैल्यू चेन कंपोज ऑफ द सीरीज ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, marketing, material management, research and development, human resources, information system and the firm infrastructure, organization structure, ये तमाम मिल के जो होती हैं आपकी वैल्यू क्रिएशन करता है। ये एक चेन होता है, ठीक है, एक चेन होता है, वैल्यू चेन कहते हैं जिसको हम कहते हैं, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जिससे आपका जो आपके ओवरऑल फर्म ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये फर्म ऑपरेशन वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटी कैन बी कैटेगराइज, वैल्यू क्रिएशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम दो फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो होती है टू कैटेगरी में आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है और एक सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट आते हैं, कस्टमर सर्विसेज आते हैं, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम आता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी बिजनेस की फर्म ऑपरेशन को कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, कैटेगरीज को शो कर रहा है, जिसमें आपके क्या है, सपोर्ट एक्टिविटी में जिस तरह उसमें हमने लास्ट
स्लाइड में क्या इनको सपोर्टिव सिस्टम है आपके पास, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक आता है और ह्यूमन रिसोर्स आती है। ये आपके सपोर्ट करता है कि इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस, ठीक है ना, ये आपके ऑपरेशन। हाउ कैन फर्म इंक्रीज प्रॉफिट थ्रू इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ठीक है। स्टार्ट में हमने कहा कि बिजनेस जो होती है इंटरनेशनल एक्सपेंशन के जरिए भी बिजनेस क्या कर सकती है, अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है। अब इंटरनेशनल फर्म कैन एक्सपेंड दियर मार्केट, क्या अगर बिजनेस की जितना वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि सेल इंटरनेशनल मार्केट, आप अपनी प्रोडक्ट को लोकल से लेकर फिर पहले आप लोकल में सेल करते, फिर डोमेस्टिक में सेल करते हो, डोमेस्टिक में जो होता है, ठीक है ना, लोकल से डोमेस्टिक होता है, ठीक है, नेशन होता है, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, तो जितना आपका मार्केट एक्सपेंड होगा उतना ही आपका सेल इंक्रीज होगा, उतना ही आपकी प्रॉफिट पोजीशन क्या होगी, इंक्रीज होगी और प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा, ठीक है ना। साथ साथ रियलाइज एक लोकेशन इकोनॉमीज, ठीक है ना, लोकेशन इकोनॉमीज, डिस्पर्स वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटी, आप अपनी वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको आप डिस्पर्स करो, ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्पर्स कर सकते हैं टू लोकेशन, ऐसे लोकेशन में वेयर दे कैन परफॉर्म मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, जहाँ पर आपका ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी रहे। एफिशिएंट भी कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है ना, मटेरियल के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, लेबर के लिहाज से, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिहाज से आपकी कॉस्ट कम से कम और इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब है अकॉर्डिंग टू द गोल आप उसको अचीव कर सकें, ठीक है, सही है, तो आप अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड है रियलाइज ग्रेटर कॉस्ट इकोनॉमीज फ्रॉम एक्सपीरियंस इफेक्ट, सर्व एन एक्सपेंडेड ग्लोबल मार्केट फ्रॉम एन सेंट्रल लोकेशन। समझ आ रही ना कि एक ही सेंट्रल लोकेशन से पूरी दुनिया पर बिजनेस मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को, अपने बिजनेस को सर्व कर एक्सपेंड करना और उसको सर्व करना एंड कंट्रोल करना, ठीक है, ये आपकी ग्रेटर कॉस्ट इकोनॉमीज, ये एक्सपीरियंस इफेक्ट डिफाइन करता है, ठीक है। तब आप अपनी बिजनेस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली कंट्रोल कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और साथ साथ जो होती हैं अपनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है ना, सही है। अर्न ग्रेटर रिटर्न, लेवरेज स्किल्स डेवलप इन द फॉरेन ऑपरेशन एंड ट्रांसफर देम एज वेल इन द वर्क, अपनी स्किल को डेवलप करना। फॉरेन जितना बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा, ऑपरेशन जितना एक्सपेंड होगा, डिस्पर्स होगा, ठीक है, आपकी स्किल डेवलप होगा और उस स्किल को आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी बिजनेस की प्रॉफिट पोजीशन को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो विद द ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटजी, विद द ग्लोबल एक्सपेंशन से। समझ आ रही ना। हाउ कैन फर्म लेवरेज दियर प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है ना, फर्म किस तरह अपनी प्रोडक्ट कॉम्पिटेंसीज को लेवरेज कर सकती है, डेवलप कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। फर्म कैन इंक्रीज ग्रोथ बाय सेलिंग गुड्स, फर्म अपनी ग्रोथ को कहाँ से इंक्रीज कर सकती है, गुड्स को सेल करने से। गुड्स और सर्विसेज डेवलप एट होम इंटरनेशनली, समझ आ रही है कि आप अपनी लोकल से डेवलप कर सकते हो, होम कंट्री से बिजनेस को होम कंट्री में डेवलप करते हो और इंटरनेशनली फिर आप उसको एक्सपेंड करते हो। तो जितना सेलिंग आपकी गुड सर्विसेज सेल इंक्रीज होगा उतना ही आपकी फर्म क्या होगी, ग्रोथ लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। द सक्सेस फर्म डेट एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली डिपेंड, अब किसी भी फर्म की सक्सेस जो होता है एक डिपेंड करता है, डेट एक्सपेंड इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में एक्सपेंड होता है, मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो होती हैं उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, द गुड और सर्विसेज दे से, क्या को वो जो गुड्स और सर्विसेज, जो गुड सेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, सेल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है बिजनेस की फर्म की सक्सेस जो होती है। साथ ही साथ कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, स्किल विद इन द फर्म। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, स्किल विद इन द फर्म डेट कंपटीटर कैन नॉट इजली मैच और इमीडिएट, ठीक है ना, आपकी बिजनेस की जो स्किल्स होती हैं इनसाइड द कंपीटी विद इन द फर्म, जिसकी बेस पे आप अपनी बिजनेस को अपने कंपटीटर्स के मुकाबले, कंपटीटर्स जो होती हैं उससे क्या करते हैं, अपने आप को बेटर रखते हैं, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसीज इनेबल द फर्म टू रिड्यूस, अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी, इनेबल होंगी, तो आपकी फर्म की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएशन एंड और टू क्रिएट परसीड वैल्यू सो दैट द प्रीमियम प्राइस इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस ही कंडक्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, तो अपनी सेल लेवल भी इंक्रीज कर सकते हो, अपने कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आ रही है ना, ठीक है। ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट और कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं। वाई आर लोकेशन इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, हमने बात की लोकेशन इकोनॉमीज़ की
ठीक है। लोकेशन इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया। लोकेशन इकोनॉमीज बेसिकली आर द इकोनॉमीज दैट अराइज फ्रॉम द परफॉर्मिंग अ वैल्यू चेन, ठीक है, creating activity in the optimal location for that activity where in the world that might be। लोकेशन इकोनॉमी सही है ना आपकी, यानी कि जो आप अपनी वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपके पास अराइज होती हैं, ठीक है, इन द ऑप्टिमल लोकेशन, जहाँ से भी आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अपनी बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हैं, आपके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंट बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट वैल्यूज़ को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लोकेशन इकोनॉमीज़ बन जाती है दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है। बाय अचीविंग अ लोकेशन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए फर्म कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू क्रिएशन, अपनी लोअर क्रिएशन जो होती है उसकी कॉस्ट को कम करें, एंड अचीव लो कॉस्ट पोजीशन, अपनी पोजीशन लो कॉस्ट पोजीशन जो होता है उसको अचीव करें। तो क्या करते हैं, अपनी लोकेशन इकोनॉमीज डेवलप कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट दियर प्रोडक्ट ऑफरिंग, जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट रखें अपने कंपटीटर से, ठीक है। फर्म डेट take advantage of the location economy in different part of the world create a global web of the value creation activity। क्या क्रिएट करते हैं, एक ग्लोबल वेब क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं अपनी लोकेशन इकोनॉमी पूरी दुनिया की लोकेशन, पूरी दुनिया के पार्ट्स में से, ठीक है ना, लोकेशन इकोनॉमी एडवांटेज हासिल करें तो आपका ग्लोबल वेब डेवलप हो सकता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन आर डिस्पर्स टू लोकेशन वेयर परसीव्ड वैल्यू इज मैक्सिमाइज और वेयर द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू क्रिएशन आर मिनिमाइज, ठीक है ना। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें वैल्यू चेन को क्या करते हो आप डिस्पर्स करते हो, ठीक है ना, पूरी दुनिया में, यानी कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट जो होते हैं, फंक्शंस होती है, ऑपरेशंस होती है, उसको आप डिस्पर्स करते हो ऐसे लोकेशन में जहाँ से आपकी वैल्यू को मैक्सिमाइज हो सकती है, आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो सकती है, साथ साथ आपकी या आपकी कॉस्ट ऑफ द वैल्यू क्रिएशन मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है ना। सही है, वैल्यू मैक्सिमाइज होना और कॉस्ट जो होता है वो मिनिमाइज होना, ठीक है, ये आपकी ग्लोबल वेब को डेवलप करता है। तो इस वजह से लोकेशन इकोनॉमी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। वाई आर एक्सपीरियंस इफेक्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस क्या इफेक्ट होता है, ये एक्सपीरियंस कर्व से डिफाइन करता है। ये आपके पास एक्सपीरियंस कर्व होगा, ठीक है, ये एक्सपीरियंस कर्व जो होगा है ए बी से ए, यानी कि अप टू डाउनवर्ड पोजीशन जो होता है, वर्टिकली हमें यूनिट को शो कर रहा है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कम्युनिटी आउटपुट को शो कर रहा है, तो आपकी डाउनवर्ड पोजीशन है। ये एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है, एक्सपीरियंस कर्व रेफर टू द सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमें क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट की सिस्टमेटिक रिडक्शन शो कर रहा है डेट अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट में वह के साथ साथ होती है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट या पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। जितना बाय मूविंग डाउन द एक्सपीरियंस का द फर्म रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, जितना आपका ये एक्सपीरियंस का डाउन होगा आपकी क्रिएटिंग वैल्यू जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की या प्रोडक्ट की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। टू गेट डाउन द एक्सपीरियंस कर्व क्विकली, ठीक है, जितना जल्दी आप उसको क्या करेंगे, एक्सपीरियंस कर्व को गेट डाउन नीचे की तरफ लाएंगे, फर्म कैन यूज अ सिंगल प्लांट टू सर्व ग्लोबल मार्केट। तो क्या कर सकता है, फर्म अपनी सिंगल प्लांट के जरिए पूरी ग्लोबल मार्केट को सर्व कर सकता है, ठीक है ना, और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लर्निंग इफेक्ट के बारे में, लर्निंग इफेक्ट क्या है, लर्निंग इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट सेविंग दैट कम फ्रॉम द लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि एक्सपीरियंस है वह के साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है उससे आप अपनी जो होती है जिससे आप जिसके एक्सपीरियंस को लर्निंग को यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट को सेव करते हैं, ठीक है ना। सही है, व्हेन लेबर, जिस तरह व्हेन लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंडिविजुअल लर्न दैट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क। इंडिविजुअल क्या कर रहा है, लर्न कर रहे हैं कि मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म, किस तरीके एफिशिएंट तरीके से वो अपनी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है या करता है, ठीक है, ये उसकी लर्निंग होती है। मैनेजर लर्न हाउ टू मैनेज द न्यू ऑपरेशन आर्किट, और मैनेजर क्या लर्न करता है कि अब वो अपनी न्यू ऑपरेशन को किस तरह एफिशिएंट बना सकता है। ये कहाँ से कर सकता है, या अपनी लर्निंग इफेक्ट या अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ से जो उसने जो अपनी स्किल्स होती है उसी से अपनी बिजनेस को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस कर हो गया। वाई आर एक्सपीरियंस इफेक्ट आर इंपॉर्टेंट में इकोनॉमी ऑफ द स्केल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ द स्केल सिंपल फॉर्म में लो लेस इनपुट या लो इनपुट मोर आउटपुट की हम डिफाइन करते हैं मीनिंग वाइज। रेफर टू द रिडक्शन इन कॉस्ट यूनिट कॉस्ट, ठीक है, अचीव्ड बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट की। क्या आप क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट यूनिट को कम से कम करो, रिड्यूस करो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो। सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल कहाँ से हो सकता है, स्प्रेडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर अ लार्ज वॉल्यूम, अपनी फिक्स कॉस्ट को लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे क्या करना, स्प्रेड करना, ठीक है, सही है ना, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट जब का अगर आपका वॉल्यूम जो होगा कैपेसिटी प्रोडक्शन कम होगी, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट कम हो सकती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को लार्ज वॉल्यूम पर स्प्रेड करना, ठीक है, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते। यूटिलाइजिंग
प्रोडक्शन की फैसिलिटी मोर इंटेंसिवली, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करो। जितना बेटर तरीके से यूटिलाइज होगा, आपकी मटेरियल कॉस्ट, आपका लेबर कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल होगी, कम होगी। इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर विद द सप्लायर, साथ साथ अपने सप्लायर के साथ बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज़ करना, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल की सोर्सेज होती हैं। हाउ कैन मैनेजर लेवरेज सब्सिडी स्किल्स? मैनेजर शुड सब्सिडी स्किल्स किस तरह मैनेजर जो होता है वो इंक्रीज़ कर सकता है? मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर शुड रिकॉग्नाइज दैट वेरिएबल स्किल दैट कुड बी अप्लाइड एल्सवेयर इन द फर्म कैन अराइज एनीवेयर विद इन द फर्म ग्लोबल मार्केट, नॉट जस्ट एट द कॉर्पोरेट सेंटर, ठीक है। यानी कि ये मैनेजर को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अपनी वेरिएबल स्किल्स, जो भी उसकी स्किल डेवलप है की, ठीक है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाइड कर सके एल्सवेयर इन द फर्म, कहीं पर भी, दैट अराइज एनीवेयर विद इन द फर्म ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, कि दुनिया के कहीं पर भी जब बिजनेसमैन हो अपनी स्किल्स को इस तरह वेरिएबल करे ताकि उसको वो अप्लाई कर सके, नॉट जैसा कॉर्पोरेट, ना कि सिर्फ वो सिर्फ एक लोकेशन या एक पॉइंट पर वो उसको यूटिलाइज करो, उसकी स्किल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिश एन इंसेंटिव सिस्टम डेट इनकरेज लोकल एम्प्लॉय टू एक्वायर न्यू स्किल, साथ साथ अपनी क्या करना, अपनी सब्सिडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपनी ऐसा इंसेंटिव सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो आपके लोकल एम्प्लॉयज़ क्या हो, वो इनकरेज हों और वो न्यू स्किल अब एक्वायर करें, हासिल करें। हैव अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेरिएबल न्यू स्किल हैव बीन क्रिएटेड सब्सिडी, साथ साथ ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई होना चाहिए जिससे आप वेरिएबल न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकें, ठीक है। और अपनी जो भी सब्सिडीज़ होती हैं उनको सपोर्ट कर सकें, या ट्रेनिंग के ज़रिए हो सकती है या एजुकेशन के ज़रिए हो सकती है, ठीक है ना, समझ आ रही है? ऐसे सिस्टम डेवलप होने। एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टू हेल्प ट्रांसफर स्किल विद इन द फर्म, और आप जो होता है मैनेजर को क्या होना चाहिए? एक फैसिलिटेटर होना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को दूसरों में ट्रांसफ़र कर सके, ताकि वो भी क्या हो, डेवलप हो, और ये आपकी ओवरऑल क्या है, आपकी वैल्यू क्रिएशन में हेल्प आउट करेगी। व्हाट टाइप ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर एग्जिस्ट इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस? फर्म जो होता है ग्लोबल मार्केट में किस तरह कम्पिटिटिव प्रेशर एग्जिस्ट कर, फर्म डेट कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस फेस टू कॉन्फ्लिक्टिव टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर, ठीक है ना, सही है। तो कॉन्फ्लिक्टिव टाइप ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर होते हैं। प्रेशर बेसिकली लिमिट द एबिलिटी ऑफ द फर्म, जब प्रेशर आता है तो आपकी बिजनेस फर्म की एबिलिटी को लिमिट करता है टू रियलाइज लोकेशन इकोनॉमीज एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट लेवरेज प्रोडक्ट एंड ट्रांसफर स्किल्स विद इन द फर्म, ये तमाम चीज़ें आपकी लिमिट करता है, ठीक है। तो प्रेशर जो होती है टू टाइप्स होती है, प्रेशर फॉर कॉस्ट रिडक्शन, फोर्स द फर्म टू लोअर यूनिट कॉस्ट, यानी कि बिजनेस फर्म जो होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो कंपटीशन का होता है कॉस्ट का होता है, क्या कि उनकी कॉस्ट कम से कम होगी तो प्रॉफिट लेवल कॉस्ट कम से कम होगी, ठीक है, तो उससे की बेस पे जो होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राइस लेवल कम हो सकता है, ठीक है ना। प्रेशर टू लोकली रिस्पॉन्सिव, प्रेशर टू लोकली रिस्पॉन्सिव रिक्वायर्ड दैट द फर्म टू अडॉप्ट इट्स प्रोडक्ट टू मीट लोकल डिमांड इन द ईच मार्केट स्टडी अराइज कॉस्ट, ठीक है ना। यानी कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कस्टमर परसेप्शन होते हैं, कस्टमर वैल्यूज़ होती हैं, कस्टमर थिंकिंग होता है, अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, डिमांड डिफरेंट होता है, तो लोकल डिमांड को क्या करना, अडेप्ट करना, उसको उसके मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, लोकल डिमांड को फुलफिल करना, मीट करना, ठीक है ना, हर मार्केट में। उसके लिए आपके क्या हो, स्ट्रेटजी रेज कॉस्ट, और ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये आपके पास ग्लोबल मार्केट कम्पिटिटिव पोजीशन को शो कर रहा है। when are pressures for cost reduction greatest? प्रेशर फॉर कॉस्ट रिडक्शन कब इंक्रीज होता है? इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट दैट फिल यूनिवर्सल नीड that exists with the taste and preference of the consumer in different nation are similar if not identical, अगर सेम ना हो, where price is the main competitive, तो प्राइस जो होता है एक मेन कम्पिटिटिव वेपन होता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल नीड जो होता है हमेशा जो नीड जो होता है वो फिल करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल नीड में टेस्ट भी आता है, कस्टमर प्रेफरेंस जिस तरह मैंने कहा वो भी आता है। तो हमेशा जो होती है डिफरेंट नेशन आर सिमिलर तो होता है, अगर फॉर आइडेंटिकल ना हो तो उसमें प्राइस होता है मेन कम्पिटिटिव वेपन बन जाता है। व्हेन मैनेजर कम्पिटिटर्स आर बेस्ड इन लो कॉस्ट लोकेशन, ठीक है, अगर आपके पास लो कॉस्ट लोकेशन हो, ठीक है, तो मेजर कम्पिटिटर्स होते हैं फिर ये मतलब अगर मेजर कम्पिटिटर जो होते हैं वो पहले से ही लो कॉस्ट लोकेशन में हो या लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना, लो कॉस्ट का कॉस्ट रिडक्शन में। व्हेन देयर इज परसिस्टेंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हो, पहले से आपके पास क्या एक्सेस कैपेसिटी जो हो पहले से पाई जाती हो मार्केट में, ठीक है, तो फिर ये आपके पास आपके लिए एक प्रेशर होता है कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें, कॉस्ट को कम से कम रखें अपनी कंपटीटर के मुकाबले में। वेयर कंज्यूमर आर पावरफुल एंड फेस लो स्विचिंग कॉस्ट, और जहाँ पर कंज्यूमर जो होता है
मैन पावर होता है, चूँकि कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, जो कि ठीक है। तो कंज्यूमर आर पावरफुल और फेस लो स्विचिंग कॉस्ट, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट होती है वो होती है प्रोडक्ट की, तो ये आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन प्रेशर बन जाता है बिजनेस में। वेन आर प्रेशर फॉर लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर फॉर द लोकल रिस्पॉन्स अराइज, लोकल रिस्पॉन्सिव में प्रेशर कहाँ अराइज होता है, डिफरेंसेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब आपके पास कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस डिफरेंस हो। स्ट्रॉन्ग प्रेशर इमर्ज व्हेन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन कंट्रीज, जब डिफरेंट कंट्री में कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस डिफरेंट, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। डिफरेंसेस इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रेशर इमर्ज व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बिटवीन द कंट्रीज, समझ आ रही है ना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस हो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो बिटवीन द कंट्रीज, तो आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होती है फ़र्क पाए जाते हैं, ड्यू टू रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिटवीन कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होती हैं वो डिफरेंट हो, स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेज डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये आपके लिए लोकल रिस्पॉन्सेज जो होती हैं वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। होस्ट गवर्नमेंट डिमांड, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिमांड इम्पोज बाय होस्ट कंट्रीज, गवर्नमेंट में रिक्वायर लोकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। लोकल रिस्पॉन्स क्रिएट जो होती है प्रेशर क्रिएट कर सकता है डिफरेंट कंट्री में पॉलिटिकल डिमांड की वजह से, इकोनॉमिक डिमांड की वजह से, ठीक है। तो होस्ट कंट्रीज जहाँ पर आप बिजनेस करते हो तो उसकी प्रेशर की गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से लोकल रिस्पॉन्स जो होती है इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। विच स्ट्रेटजी शुड अ फर्म चूज, फर्म जो होती हैं कौन सी स्ट्रेटजी को चूज़ करता है, ठीक है, या चूज करना चाहिए। There are four basic strategies to compete in international market. The appropriateness of each strategy depend on the pressure for cost reduction and local response in the industry. हर strategy जो होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, प्रेशर फॉर द कॉस्ट रिडक्शन एंड लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने डिस्कस किया। फोर्थ स्ट्रेटजी में हमारे पास एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसमें इसको कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ बाय रीपिंग द कॉस्ट रिडक्शन फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, लर्निंग इफेक्ट एंड लोकेशन इकोनॉमीज, ठीक है ना। लोकेशन इकोनॉमी, लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमी ऑफ द स्केल के जरिए अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। गोल इज परस्यू अ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड मेक सेंस व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग प्रेशर फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड डिमांड फॉर लोकल रिस्पॉन्स आर मिनिमम, कहाँ जहाँ पर जो होती हैं जो प्रेशर होता है कॉस्ट रिडक्शन और जो डिमांड लोकल रिस्पॉन्स डिमांड होता है वो कम से कम हो, ठीक है। यहाँ पर ये सेंस बनाया जाता है, तो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या मतलब है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय कस्टमाइजिंग गुड्स और सर्विस सो दे कैन मैच टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन डिफरेंट नेशनल मार्केट, ठीक है ना, कि आप अपनी कस्टम प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कस्टमाइज करो, यानी कि गुड्स यानी कि ज़्यादा से डिपेंड करता है, मैच करते हैं कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को ज़्यादा जो होती हैं प्रेफर की जाती है, उसके बेस पे जो होती है अपनी गुड्स को सर्विसेज को कस्टमाइज़ करना, ठीक है, ताकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। मेक सेंस व्हेन देयर आर substantial difference across nation, ठीक है, with the regard to consumer taste and preference and when cost pressure are not too intensive, कॉस्ट प्रेशर इतना ही है लेकिन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस जो है जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंस पाया जाता है, तो उससे लिहाज से जो होती है आप लोकेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हो, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी ट्राइज टू सिमल्टेनियसली अचीव लो कॉस्ट थ्रू लोकेशन इकोनॉमी ऑफ द स्केल एंड लर्निंग इफेक्ट के जरिए क्या करते हो आप अपनी लो कॉस्ट अचीव करते हो, ठीक है ना, कम जहाँ पर भी आप अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करें जहाँ पर कॉस्ट कम से कम हो। डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफरिंग अक्रॉस जोग्राफिक मार्केट टू अकाउंट फॉर लोकल डिफरेंसेस, समझ आ रही ना, लोकल डिफरेंसेस की बेस पे जो होती हैं आप अपनी प्रोडक्ट को ऑफर करो डिफरेंट जोग्राफिक मार्केट में, ठीक है। एंड फोस्टर अ मल्टीनेशनल, ठीक है, फ्लो ऑफ द स्किल, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट सब्सिडीज इन द फॉर्म ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की वो तमाम चीज़ें आप अडॉप्ट करते हो और उसके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को मार्केट को क्या करते हो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हो, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी कहलाते हैं। मेक सेंस व्हेन कॉस्ट प्रेशर आर इंटेंस एंड प्रेशर फॉर द लोकल रिस्पॉन्सेज आर इंटेंस, ठीक है ना, ठीक। कॉस्ट प्रेशर भी इंटेंस है यानी कि कॉस्ट प्रेशर भी ज़्यादा है, ये सोच में इसमें रखना, और साथ साथ लोकल रिस्पॉन्सेज जो होती हैं वो भी ज़्यादा शिद्दत के साथ होती हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके लिए आप ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। इंटरनेशनल क्या होता है, टेक प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करना एंड सेल देम इंटरनेशनल, फिर उसको स्टेप वाइज होता है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना विद द मिनिमल लोकल कस्टमाइजेशन, ठीक है ना, लोकल कस्टमाइजेशन के साथ उसको एक्सपेंड करना है। मेक सेंस देयर आर लो कॉस्ट प्रेशर
एंड लो प्रेशर फॉर द लोकल रिस्पॉन्सेज, ये आपकी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी। तो ये 4 स्ट्रेटजीज होती हैं जो बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट फिनोमेना जो होती है वो स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये आपकी ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी, लोकेशन स्ट्रेटजी जो होती हैं ये आपकी डिफाइन करती हैं। ठीक है, जिसमें प्रेशर फॉर द कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रेशर फॉर द लोकल रिस्पॉन्सेज जो आप डिस्कस किया, इसकी बेस पे यहाँ पर ग्राफिकली शो किया गया। हाउ डज स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी may not be viable in the long term। ठीक है, टू सर्वाइव firm may need to shift a global standardization strategy or translation in advance for the competitors। ठीक है, सही है ना। फर्म को ज़रूरत है कि अपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी और एडवांस में ही कंपटीटर्स को क्या करें, यानी कि फर्म उसको शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है ना, सही है। लोकलाइजेशन में कि फर्म कम्पिटिटिव एज, लोकलाइजेशन आपकी कम्पिटिटिव एज आपको प्रोवाइड करता है। बट इफ़ द फर्म इज सिमल्टेनियसली फेसिंग एग्रेसिव कम्पिटिटर्स, अगर वो पहले से ही स्टार्ट से ही एग्रेसिव कम्पिटिटर्स को फेस करे, द कंपनी विल आल्सो हैव टू रिड्यूस कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी रिड्यूस करेगा। वुड रिकॉर्ड शिफ्ट टुवर्ड ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी, तो वो ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी जो होता है उसको उसमें अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ये आपके पास इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और लोकेशन स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की पोजीशन शो करे। ठीक है ना, एज कम्पिटिटर इमर्ज लेस स्ट्रेटजी, दी स्ट्रेटजी बिकम लेस वाइबल, यहाँ पर फिर ये स्ट्रेटजी जो होती हैं लेस वाइबल होती हैं, कम जो होती हैं इफेक्टिव होती हैं। ठीक है ना, ये आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस है जो अभी तक आपने तमाम लेक्चर्स या स्लाइड्स जो आप पढ़ोगे तो इसमें ये इसी से रिलेटेड ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये इससे आप इसको स्टडी करें और इससे इसी के ऑप्शन में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप इसको स्टडी करोगे। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।